हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 9 समाकलन या इंटीग्रेशन को शुरू करने वाले हैं। इसके आधार पर हम अध्याय 12 तक का अध्ययन करने वाले हैं, तो डोंट मिस इट। जिसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि यदि y बराबर fx एक x का फलन हो तो इसका एक बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल एफ डैश एक्स। और यदि हमें पुनः इससे fx को ही ज्ञात करना हो तो उसके लिए शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इस dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ डैश एक्स से, तो हमारे पास आ जाएगा dy और यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू में dx। और उसके बाद यदि हम इसमें समाकलन करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलता है, जिसमें ये समाकलन का होगा चिन्ह, ये s को थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है। और इसके अंदर जो ये f डैश x होता है इसको बोला जाता है समाकल्य या इंटीग्रैंड। और जिस प्रकार dy बटे dx में dx का मतलब होता था x के सापेक्ष अवकलन करना, उसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो dx है इसका मतलब होगा x के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन करना। और जब इसे पूरे टाइप से हल किया जाएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त होगा y इस पद से, और राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा fx, जो कि पुनः हमारा मूल फलन होगा। और इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट c को ऐड किया जाता है, जिसे समाकलन नियतांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अवकलज से पुनः मूल फलन प्राप्त करने की विधि ही समाकलन कहलाती है। यहाँ हम वास्तव में अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन का अध्ययन करने वाले हैं। अब बात करते हैं ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की, यह क्यों आवश्यक है। अब c का औचित्य जानने के लिए हम तीन फंक्शन ले रहे हैं। पहला ले रहा हूँ y बराबर साइन एक्स, दूसरा ले रहा हूँ y बराबर साइन एक्स माइनस 3, और तीसरा ले रहा हूँ y बराबर साइन एक्स प्लस में रूट 7। और इन तीनों फलनों का हम एक साथ अवकलन करते हैं। तो पहले फलन से हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी कॉस एक्स। दूसरे फलन से भी हमें dy बाई डी एक्स इक्वल प्राप्त होगा cos x, क्योंकि -3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0। और तीसरे पद से भी हमें प्राप्त होगा cos x, क्योंकि रूट 7 एक कांस्टेंट है जिसका अवकलन होगा 0। अब यदि हमें पुनः मूल फलन ज्ञात करना हो तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल इंटीग्रेशन cos x dx। दूसरे से भी हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल इंटीग्रेशन cos x dx। और तीसरे से भी हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन cos x ऑफ dx। लेकिन ये तीनों मान एक जैसे हैं, इसका मतलब इनके उत्तर भी एक जैसे आने चाहिए। तो इस आधार पर हमें प्राप्त होगा y बराबर साइन एक्स, दूसरे से भी हमें प्राप्त होगा y बराबर साइन एक्स, और तीसरे से भी हमें प्राप्त होगा y बराबर साइन एक्स। क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में आएगा हमेशा, तो इनके आंसर तो एक जैसे आने चाहिए। लेकिन मूल फलन में कांस्टेंट था या नहीं था, इस बात की पुष्टि इसके उत्तर से नहीं होती। इस अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए हम सदैव इसके साथ प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जिससे मूल फलन में कांस्टेंट की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर c निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। अर्थात हम जब भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंत में हमें इंटीग्रेशन का आंसर निकालने के बाद प्लस में एक c जरूर लिखना है। नेक्स्ट हम सूत्रों की सहायता से इंटीग्रेशन को सीखने वाले हैं, या यूं कहें कि अवकलन के प्रतिलोम के रूप में हम लोग समाकलन को सीखने वाले हैं। अब हम एक तरफ जो हमने पहले अवकलन सीखे उनके सूत्र लिखेंगे और उसी के आधार पर हम समाकलन के सूत्रों को याद करेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है कि यदि हम x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 1। तो इसका मतलब हुआ यदि हम 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा x।
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। यानी जब भी हम एक का इंटीग्रेशन किसी भी चर के सापेक्ष करेंगे वही चर उसका उत्तर बन जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दूसरा फॉर्मूला, उसके लिए हम लोग पहले x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का एक बार अवकलन करते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, इस पद का अवकलन करें तो घात आगे और घात में 1 की हो जाएगी कमी। इस आधार पर n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर n। तो यदि इस पद का अवकलन x की पावर n बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम x की पावर n का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन प्राप्त होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला पद, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर n का मान कभी भी -1 नहीं होगा। अब यदि हम अवकलन को देखें और फिर देखते हैं समाकलन को, तो आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में एक दूसरे की विपरीत हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि यदि हम x की पावर 3 का अवकलन करें तो हम लोग इसका अवकलन करते हैं, घात को आगे शिफ्ट करके घात में 1 कर देते हैं कम। लेकिन अगर हम x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करें तो इस सूत्र के बेस पर आप यदि इसको समझने की कोशिश करें तो हम पहले घात में 1 जोड़ते हैं और बाद में वही घात हम भाग में भी लेकर आते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि हम घात को पहले आगे गुणा में लाते हैं और बाद में घात में 1 कम करते हैं। इसमें उल्टा चलेंगे तो पहले घात में 1 जोड़ा जाएगा और उसी घात का वापस भाग लगाया जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी ओवरऑल आंसर बनेगा x की पावर 4/4 प्लस c। तो इस सूत्र का प्रयोग जब भी आप करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें घात में पहले 1 जोड़ना है और बाद में उसी घात को हमने बट्टे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा सूत्र है कि जब हम e की पावर x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है e की पावर x। इसका मतलब यदि हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें उत्तर प्राप्त होगा e की पावर x। यानी इसका अवकलन और समाकलन बिल्कुल सेम रहता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चौथा सूत्र है, यदि हम a की पावर x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है a की पावर x × में log a। यानी यहाँ पर log a मल्टीप्लाई में होता है। और यदि हम a की पावर x बटे log a का अवकलन करेंगे तो हमें केवल उत्तर प्राप्त होगा a की पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा a की पावर x बटे में log a। अवकलन में log a गुणा में, और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो log a भाग में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका चौथा सूत्र होगा। अगला, यदि हम log x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 1/x। तो इसका मतलब यदि हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पर एक बात का विशेष रखेंगे ध्यान कि 1/x को यदि आप x की पावर -1 लेते हैं तो इसको कभी भी आपने x की पावर n की तरह नहीं सोचना है, क्योंकि जब हमने x की पावर n का फॉर्मूला किया था तो वहाँ पर हमने एक बात स्पेशली मेंशन की थी कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि 1/x को आप x की पावर -1 तो समझ लें, लेकिन उसका इंटीग्रेशन कभी भी आप x की पावर n के जैसे नहीं करेंगे। तो 1/x या x की पावर -1 हो तो उसका इंटीग्रेशन आपने क्या बनाना है, log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी के बाद एक फॉर्मूला और है, यदि हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं उसका उत्तर क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसका मतलब यदि हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या प्राप्त होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि 0 का इंटीग्रेशन तो प्राप्त होगा 0, लेकिन जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, c। तो हमेशा 0 का इंटीग्रेशन 0, लेकिन उसके साथ c जोड़ने की वजह से आंसर बनेगा c। ये आपके 6 बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। अगले हम 6 फॉर्मूले करेंगे
त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर। तो उसी क्रम में पहला है यानी 7 नंबर है कि यदि हम साइन x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है कॉस x। इसका मतलब यदि हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला फॉर्मूला, यदि हम cos x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस sin x, और यदि हम इस माइनस को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दें तो हो सकता है कि हमें माइनस cos x का अवकलन प्राप्त हो जाए sin x। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम sin x का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला, यदि हम tan x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है sec स्क्वायर x। इसका मतलब यदि हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमारा अगला फॉर्मूला है, यदि हम cot x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और यदि हम माइनस cot x का अवकलन करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा cosec स्क्वायर x। इसका मतलब यदि इंटीग्रेशन हमें cosec स्क्वायर x का करना हो तो हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, यदि हम sec x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है sec x इंटू में tan x। इसका मतलब यदि हम sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी प्रकार यदि हम cosec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है माइनस cosec इंटू cot, और यदि हम अवकलन ही माइनस cosec x का करें तो हमें प्राप्त होता है cosec x इंटू में cot x। इस आधार पर यदि हम cosec x इंटू में cot x का x के सापेक्ष समाकलन कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस प्रकार हमने कुछ बेसिक फलनों और सभी त्रिकोणमितीय फलनों जिन जिन के अवकलन हमें ज्ञात थे उनसे हमने इंटीग्रेशन के सूत्र ज्ञात कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे इन्वर्स फंक्शन के सूत्र और उनके इंटीग्रेशन, जिसमें पहला है, यदि हम साइन इन्वर्स x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसी के साथ साथ यदि हम कोस इन्वर्स x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यदि इस माइनस को हम लोग यहाँ अंदर शिफ्ट कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के अवकलन के मान हमें एक जैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब यदि हम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा या तो साइन इन्वर्स x प्लस c, या हमें आंसर प्राप्त होगा माइनस कोस इन्वर्स x प्लस c। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम tan इन्वर्स x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि हम कोट इन्वर्स का करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि हम माइनस कोट इन्वर्स x का करते हैं तो हमें वास्तव में प्राप्त होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दो उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, या तो प्राप्त हो सकता है tan इन्वर्स x प्लस c, या हमें प्राप्त हो सकता है माइनस कोट इन्वर्स x प्लस c। दोनों में से किसी भी सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक ही इंटीग्रेशन के हमें दो आंसर मिल रहे हैं, तो कहीं हम इनको आपस में इक्वल ना मान लें। इनमें हमेशा एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है, यानी हम देखें तो साइन इन्वर्स x और कोस इन्वर्स x में केवल एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है। आप चाहें तो यहाँ पर ये चीज़ हो भी सकती है। कैसे?
कि यदि हम कोस इनवर्स एक्स को अध्याय 2 के सूत्र से लिखें तो बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और आगे चल रहा है प्लस सी। तो यदि माइनस का गुणा करूं तो माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे आ चुके हैं और ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे जिसको नाम दे देंगे C1, यानी दोनों के जो आंसर आ रहे हैं उनके अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट का फ़र्क है। तो यदि इंटीग्रेशन करते समय कोई दो आंसर आपको मिल रहे हों एक इंटीग्रेशन से तो आप उनको इक्वल ना समझें, आप ये समझें कि उन दोनों में केवल एक कांस्टेंट का फ़र्क है। इसी प्रकार अगला है, यदि हम सेक इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 में x इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट। और यदि हम माइनस कोसेक इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 में x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का रूट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 1 में x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के रूट का इंटीग्रेशन कर दें x के सापेक्ष तो हमें उत्तर प्राप्त होगा या तो सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन सूत्रों की सहायता से हम लोग इंटीग्रेशन को सीखने वाले हैं। अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग एक बात पर और ध्यान देते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास x, ax या ax प्लस b इनमें से कोई भी पद हो, यानी x के अंदर एक रैखिक पद हो, तो इन तीनों का मतलब आपने एक जैसा ही लेकर चलना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जब हम x का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 1। जब हम ax का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है a, और जब हम ax प्लस b का अवकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है a। यानी यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का गुणांक 1 था, यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर भी x का गुणांक a है, जो कि यहाँ पर फाइनल उत्तर बन रहे हैं। यानी ये तीनों ही पद एक जैसे काम करते हैं, बस हमें अवकलन करते समय इसके गुणांक का गुणा कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे पास x का इंटीग्रेशन आए तो हम यहाँ पर x की घात 1 है तो इसको लिखेंगे x की घात में 1 जोड़कर बटे में वही घात प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर x के साथ गुणा में 1 था तो हमने यहाँ पर यदि 1 का भाग भी कर दिया तो भी इसके उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए यदि हमारे पास x के स्थान पर ax हो तो इसको भी आप x की तरह मान सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बस यहाँ पर x के साथ गुणा में a था इसलिए हम यहाँ पर बटे में लगा देंगे a। और यदि हमारे पास ax प्लस b हो तो वो भी x के जैसे ही काम करेगा, तो उसका उत्तर बनेगा ax प्लस b का स्क्वायर बटे में 2 और x के साथ गुणा में a था उसका हमने भाग लगा दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि x हो, ax हो या ax प्लस b हो, यदि हम इनके पदों का अवकलन करते हैं तो गुणा में x का गुणांक आता है, और यदि हम इनके पदों का इंटीग्रेशन करते हैं तो भाग में हमेशा a आएगा। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा हैबिचुअल करने के लिए हम एक दो एग्जांपल और करते हैं। सपोज कीजिए यदि हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो बटे में 1 का भाग लगा दिया। अगर उसको ना भी लिखें तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इसी x के स्थान पर कोस ax हो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन, और अब x का गुणांक जो a है उसका लगा देंगे भाग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी प्रकार यदि हमारे पास हो कोस 5x तो कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन 5x, x के साथ गुणा में 5 था तो बटे में 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी प्रकार यदि हमारे पास हो कोस 5x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन तो हम इसको x का ही पद मानते हुए कोस का इंटीग्रेशन कर देंगे साइन, और x का जो गुणांक है उसका लगा देंगे भाग। तो इस प्रकार कुछ बड़े इंटीग्रेशन भी एक सिंगल स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं।
यदि हम x, ax और ax प्लस b यानी रैखिक पदों को केवल x के जैसा मानकर ही हल करें। यहाँ तक हमने जो भी इंटीग्रेशन सीखे हैं वो केवल एक फलन के लिए सीखे हैं। अब यदि दो या दो से अधिक फलन हो और कोई अचर गुणा में हो या कांस्टेंट गुणा में हो तो उनका हमें किस प्रकार इंटीग्रेशन करना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट नियम है, यदि दो या दो से अधिक फलन योग या अंतर के रूप में उपस्थित हों और हमें इनका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना हो तो हमें हमेशा एक एक पद का ही इंटीग्रेशन करना चाहिए और इनके बीच के चिन्ह को एज इट इज नोट कर देना चाहिए। यानी योग और अंतर में हमें सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है, कुछ ज़्यादा विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे पास कांस्टेंट गुणा में कोई फंक्शन आ जाए और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा इस कांस्टेंट को बाहर करना चाहिए और उसके बाद ही इस f(x) का हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। कुल मिला के जैसे हम लोग अवकलन में कांस्टेंट को बाहर करते हुए अवकलन करते थे, ठीक वैसे ही कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से भी बाहर करते हुए उसका अवकलन करने वाले समाकलन करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम केवल सूत्रों की सहायता से ही अध्याय 9.1 को पूर्ण कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी तक हमने गुणा या भाग के लिए किसी भी सूत्र की बात नहीं की है। यानी हम सिर्फ जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो योग और अंतर वाले फलनों का या कांस्टेंट गुणा में हो इतने ही फलनों का करेंगे। और एक विशेष बात, इंटीग्रेशन करते समय जितना आप सीखते जा रहे हैं उतना पीछे तक हमेशा याद रखें, उससे आगे चलने की कोशिश ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अध्याय 9.1 के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।